हाँ, GROSS ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब बेसिकली इस चैप्टर में क्या होता है, इसमें एक सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक ही आदमी जो अपना बिजनेस कर रहा होता है। अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो एक अकेला आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस करने के बाद 1 साल के बाद वो ये निकालता है कि वो प्रॉफिट कमाया उसने या लॉस कमाया। तो पहले बस आज जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो यही सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, इसके नीचे आपको एक लेजर अकाउंट बनाना है। इस लेजर अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो आप बड़ा सा अकाउंट बनाओ मेरे साथ साथ। ठीक है, इसमें लिखते रहना जैसे जैसे मैं लिखूंगा अभी, फिर बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी आप लिखते रहो जो मैं लिखूंगा। सबसे पहले डेबिट साइड पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। उसके नीचे लिखोगे आप टू परचेजेस, और इसका अमाउंट अंदर के कॉलम में, टू परचेजेस। फिर टू परचेजेस के नीचे आप लिखोगे लेस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो ये माइनस ये करोगे, फिर इसको सॉल्व करके जो आएगा आंसर वो बाहर लिखोगे। ठीक है, इसके ऊपर आप 1 बना लेना, छोटा सा 1। उसके बाद लिखो आप 2, फिर बड़ा बड़ा लिखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको ब्लॉक बना लेना, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी बताऊंगा बाद में। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं। ठीक है, डेबिट साइड में सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। क्या क्या हैं वो 3 चीज़ें, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, और तीसरी चीज़ होती है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो डेबिट साइड में 3 ही चीज़ आती हैं। फिर क्रेडिट साइड पर आओ आप, बाय सेल्स अंदर के कॉलम में, उसके नीचे लेस रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके फिर फाइनल आंसर बाहर लिखोगे। इस पे बना लो आप 2। उसके बाद अगला आइटम होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है बस। तो क्रेडिट साइड में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं। तो ये एक छोटा सा लेजर अकाउंट बनाते हैं हम लोग। डेबिट साइड पर 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, क्रेडिट साइड पर 2 चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है जी। चलो वैसे इससे मुझे कुछ याद आया है, आपको जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री याद है? बताओ क्या होती थी क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड की जर्नल एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो जो एंट्री थी आप लिखते थे ना वहां पे टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो आज वो ट्रेडिंग अकाउंट में आप देख रहे हो वो बाय साइड आ गए। तो जो आपने वहां पे सीखी थी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो ये है, ये वाले चैप्टर का ये वाला अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक वो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो बस ये 5 चीजें लिख के फिर आपको बस टोटल करना है। तो आप दोनों साइड में टोटल कर लो। तो जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो बैलेंस किधर बचेगा? इधर बचेगा बैलेंस या इधर बचेगा बैलेंस? कहीं पे भी बच सकता है बैलेंस, कहीं पे भी बच सकता है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में नहीं है कि इधर ही बचेगा उधर ही बचेगा, बैलेंस किधर भी बच सकता है। जब इस साइड वाला बचता है डेबिट वाला, तो इसको लिख देता हूं पहले, इसे आप बोलते हो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है। तो अभी आप लिख लो, जब इधर बैलेंस बचेगा तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। तो बस ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो आपको निकालना है, बैलेंस। और अगर उधर बचेगा तो क्या लिखेंगे आप बच्चे? बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो अगर उधर बचेगा तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। तो कोई भी प्रोप्राइटर साल के एंड में ये निकालता है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। 5 आइटम इसमें लर्न कर ले, 3 डेबिट में और 2 क्रेडिट में, ठीक है। कोई छठा आइटम है ही नहीं जो आएगा। तो सिंपल है ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें हमने 1 और 2 मार्क करे थे ना, तो अब कुछ बच्चे पढ़ चुके अपने अपने विद्यालयों में। तो बताओ 1 को क्या बोलते हैं? कौन बच्चा बताएगा? इस आंसर को क्या बोलेंगे? नहीं, एडजस्टेड परचेज कुछ और होता है, वो आगे लिखेंगे। परचेज माइनस परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? हाँ, लिखो नेट परचेज। तो इसको बोलते हैं नेट परचेज, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो नेट परचेज इज इक्वल्स टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो इसको बोलते हो आप नेट परचेज, नेट परचेजेस। अब बताओ सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न को क्या बोलोगे? नेट सेल्स। तो 2 को बोलते हैं नेट सेल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। चलो अब इस पे एनालिसिस करेंगे हम, एक एक चीज के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। 5 चीजें तो हैं लेकिन उनके बारे में पता होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जब आपका साल शुरू होता है और उस दिन आपकी दुकान पे कितना स्टॉक रखा हुआ है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, सिंपल पॉइंट। और क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? साल के एंड में जितना स्टॉक आपकी दुकान पे रखा हुआ है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर 1 साल का टाइम पीरियड है तो साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होगा उसको बोलोगे आप ओपनिंग स्टॉक, और साल के एंड में जो स्टॉक होगा उसको बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये तो दोनों सिंपल टर्म्स हो गए। परचेजेस किसे बोलते हैं? जो आप पूरे साल में परचेज मतलब सामान खरीदते हो, सामान खरीदते हो, सामान खरीदते हो, उसको बोलते हैं परचेजेस।
माइनस परचेज रिटर्न किसे बोलते हैं, जो आप सामान वापस लौटा देते हो, रिटर्न कर देते हो। इसी तरह सेल्स, आप पूरे साल सेल करते हो, सामान बेचते हो बेचते हो बेचते हो, उसको बोलते हैं सेल्स। और सेल्स रिटर्न तो आपको पता ही, जो सामान आपका वापस आ जाता है उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं 4 चीजें तो आपको क्लियर है, ऑलरेडी इतना पढ़ के आए हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इस पर आपको एक लिस्ट लिखवाऊंगा मैं नीचे अभी। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसके नीचे स्टार डाल के हेडिंग डालना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आप स्टार डाल के डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना कि क्या होता है। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट बाद में पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। जब कोई बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तो आप समझते हो क्या होता है, प्रोडक्शन करता है। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे डाबर का च्यवनप्राश का ऐड आता है, तो डाबर कंपनी वो च्यवनप्राश बनाती है, उसको बनाने के लिए वो आंवला डालती है उसमें, या और तरह तरह की चीजें डालती है। तो वो बनाने के लिए उसने आंवला खरीदा या कुछ और चीजें खरीदी, वो सब बनाने पे जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जरूरी है। लेकिन डाबर का एडवर्टाइजमेंट वो किससे करवाते हैं, अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन को वो 5 करोड़ रुपए देते हैं, वो भी एक एक्सपेंस है। लेकिन जो वो अमिताभ बच्चन को 5 करोड़ रुपए देते हैं एक्सपेंस के, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि च्यवनप्राश बनाने के लिए अमिताभ को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो समझ गए डायरेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। तो बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की आपको लिस्ट थोड़ा सा लर्न कर लेनी है। ये वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप लिखना एक के नीचे कौन कौन से होते हैं, लिखो। पहला लिखो कैरेज, ऑब्लिक, कभी कभी इसको फ्रेट भी बोलते हैं। अगला लिखो ऑक्ट्रॉय, OCTROI। ऑक्ट्रॉय क्या होता है, टैक्स। वेरी गुड। ऑक्ट्रॉय के ब्रैकेट में बच्चे लिखो टैक्स। किस चीज पर टैक्स, और कस्टम ड्यूटी क्या होती है, अगर आप फॉरेन से कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो ये ऑक्ट्रॉय कौन सा टैक्स होता है, स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने में जो लगता है। अच्छा, और वैट टैक्स वो किस पे लगता है, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब आप भेजते हो तब लगता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। हाँ, एबॉलिश हो चुका है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में आ जाता है। अब तो वैसे अगर आपको पता हो सारे ही एबॉलिश होने वाले हैं, इसकी जगह GST आ जाएगा, बट फिर भी हमें तो लिखना ही। तो आप थोड़ा थोड़ा सही बोल रहे हो। ये रॉ मटेरियल्स पर टैक्स लगता है, उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख लो, लिखो ब्रैकेट में टैक्स ऑन रॉ मटेरियल। तो जब कभी कभी आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हो रॉ मटेरियल लेकर, तो टैक्स लग जाता है बीच में, तो उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। ठीक है, लिखो अगला कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स ऑब्लिक, इसका दूसरा नाम होता है कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज ऑन परचेजेस इसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। अगला लिखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के एक्सपेंसेस।
अगला लिखो वेजेस। वेजेस का मतलब होता है जो आपके यहाँ पे लेबर काम करती है उसको आप पैसे देते हो, उसको बोलते हैं वेजेस। और कभी कभी इकट्ठा लिखा होता है वेजेस एंड सैलरीज, तो वो भी यही बात है। तो जो आपके यहाँ पे लेबर काम करती है उसको आप वेजेस पे करते हो। अगला लिख लो पावर कॉमा फ्यूल कॉमा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आपको कोई भी सामान बनाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए पावर चाहिए, फ्यूल चाहिए और फैक्ट्री में कुछ और एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगला लिख लो फैक्ट्री रेंट कॉमा फैक्ट्री लाइट एटसेट्रा। फैक्ट्री का रेंट आप पे करते हो, फैक्ट्री में लाइटनिंग के एक्सपेंसेस आप पे करते हो, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अगला लिख लो रॉयल्टीज रॉयल्टीज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी एक वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और आखिरी लिख लो स्टोर्स कंज्यूम्ड। स्टोर्स कंज्यूम्ड, इन्हें प्यार से घर में बुलाते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। स्टोर्स कंज्यूम्ड, इनका घर का नाम है कंज्यूमेबल स्टोर्स। और ये कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं दिया होता। इसको कैसे निकालेंगे सर? फिर लिखो, इसको आप निकालोगे ओपनिंग स्टोर्स प्लस परचेज ऑफ स्टोर्स माइनस क्लोजिंग स्टोर्स, तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस लिस्ट को एक बार देखते हैं और एक बार और समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। वैसे बहुत सिंपल है, ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए करने पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी इनको आप बोल सकते हो। तो कैरेज या फ्रेट, मतलब जब आप सामान खरीदते हो उसको फैक्ट्री में लेकर आते हो, उसको कैरेज बोलते हैं। ऑक्ट्रॉय मतलब रॉ मटेरियल खरीदने पर टैक्स लगता है। कैरेज इनवर्ड मतलब वही हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के एक्सपेंसेस। वेजेस, आप अपने लेबर को वेजेस देते हो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री चलाने के लिए आपको पावर चाहिए, फ्यूल चाहिए, फैक्ट्री का रेंट देते हो, फैक्ट्री में लाइटनिंग के खर्चे करते हो, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। रॉयल्टीज वैसे जनरली होगा नहीं। रॉयल्टीज क्या होता है? कभी कभी कुछ राइट्स को पाने के लिए आप किसी को रॉयल्टी पे करते हो। जैसे अगर मैं ऑथर हूं, तो अगर कोई मेरी बुक का कंटेंट खरीदना चाहता है तो वो बदले में मुझे रॉयल्टी पे करेगा। तो कभी कभी रॉयल्टी भी आप पे करते हो कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अगर सपोज आपको कोई ऐसी चीज बनानी है जिसके अधिकार किसी और के पास है, तो आप उसको पे करोगे कि ये लो भैया 1 करोड़ रुपए रॉयल्टी रखो, अब ये चीज मैं बनाऊंगा। तो रॉयल्टी भी कभी कभी आपको पे करना पड़ता है। इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस अगर होगा तो। और एक चीज होती है स्टोर्स कंज्यूम्ड, या जिसको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। इसको कैसे निकालोगे आप? ओपनिंग स्टोर प्लस परचेज ऑफ स्टोर माइनस क्लोजिंग स्टोर, तो फिर ये निकलेगा। ठीक है, तो ये वाली लिस्ट आपको लर्न करनी है। ये सारे एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इनमें से कोई भी अगर आपको दे रखा होगा तो वो कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 भी दे रखे हो सकते हैं, 3 भी दे रखे हो सकते हैं, 4, 5 कितने भी दे रखे हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर जब सारी चीजें आप पुट करोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस आंसर आ जाएगा। तो समझ गए हम लोग क्या सीख रहे हैं आज? बस आज हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। और प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए 5 चीजें हमें पता होनी चाहिए। और जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो ये वाले होते हैं, इन्हें बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो लिखना। इसके
इसके नीचे स्टार डाल के लिखना एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। पहले लिखो इसका फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है अनग, आप पहले एडजस्टेड परचेज कह रहे थे ना एक टर्म, वो ये होता है, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके नीचे लिखना व्हेन वी डेबिट एडजस्टेड परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, when we debit adjusted purchase in trading account, then opening and closing stock will not come in trading account. Then opening and closing stock will not come in trading account. इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखना आप बच्चे क्या डेबिट करते हो यहाँ पे, ये क्या टर्म लिखी हुई है, परचेज लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम एडजस्टेड परचेज डेबिट कर दें, सपोज मैं परचेज की बजाय एडजस्टेड परचेज अगर डेबिट कर देता हूं यहां पर, तो फिर उस केस में आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिर लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ये लिखा हुआ है। क्योंकि एडजस्टेड परचेज के अंदर वो दोनों ऑलरेडी आ गए, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आपने एडजस्टेड परचेज को डेबिट कर दिया, तो अगर आपने एडजस्टेड परचेज डेबिट कर दी सपोज, तो फिर आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लेना नहीं पड़ेगा, ये लिखा है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में आएगा तो दोबारा सीख लेंगे। उसके बाद अगला स्टार डाल के लिखो, ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये भी आपको बस लिखने हैं, जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। स्टार डाल के लिखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वैसे ट्रायल बैलेंस में भी लिखवाया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताओ कोई बच्चा। हाँ, उसको ओपन कर देते हैं, ओपन करके लिखता हूँ, चलो पूरा वाला लिख देता हूँ आपके लिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आप लिख लो अभी, वैसे पहले भी लिखा था, बस अभी लिख लो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला भी लिख लो इसका। दूसरा फॉर्मूला लिख लो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, तो जब आगे क्वेश्चनों में आएगा तब करेंगे। तो इसके दो फॉर्मूले बस अभी लिख के आप छोड़ दो, ठीक है। चलो बस अब छोटे छोटे मैं एक एग्जाम्पल करवा के मैं आपसे ट्रेडिंग अकाउंट बनवाऊंगा, आपको सारी चीज़ें दूंगा, फिर आपसे मैं प्रॉफिट या लॉस निकलवाऊंगा, तो आप कर पाओगे यहाँ से देख के एक बार। चलो फिर लिखो एग्जाम्पल 1। लिखो कैलकुलेट
ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके नीचे इंफॉर्मेशन लिखो क्या क्या दे रखी है। सेल्स इज इक्वल्स टू 2 लाख, परचेजेस इज इक्वल्स टू 50,000, रिटर्न आउटवर्ड्स is equals to 3,000, opening stock is equals to 30,000, wages is equals to 7,000, carriage outwards is equals to 15,000, sales return is equals to 15,000 और closing stock is equals to 35,000। ठीक है, तो आप करो बच्चे पहले। चलो फिर लिखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, हाँ मुझे चलो लिखो एग्जाम्पल 2, इसके आइटम नोट करके फिर इसका आंसर मुझे बताना। चलो लास्ट एग्जाम्पल बस। हाँ हाँ कुछ। चलो एग्जाम्पल 3, आंसर अलग अलग आए ना बच्चों के तो मुझे टेंशन हो जाती है, फिर इसीलिए वाला एग्जाम्पल दे दो। तो एग्जाम्पल 3 लिखो फिर सॉल्व करना है। इसमें हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो बनाओ, मेरे साथ साथ बनाते चलो। इस वाले लेजर का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल सी कहानी है। इसमें इसके लिए मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो पहले मुझे बताना आप। हाँ सर पूछो। आपको बहुत पहले रियल, पर्सनल, नॉमिनल 3 टाइप्स बताए, उसमें किसी बच्चे को नॉमिनल का रूल याद है? हाँ पूरा बोलो। सही। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस उसको ध्यान में रख के हम बनाएंगे। अब क्रेडिट साइड पर हम अपने सारे इनकम और सारी गेन्स लिखेंगे, सारे के सारे फायदे लिखेंगे। तो पहले क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर इसमें सबसे पहले आता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कहाँ से मिलेगा हमें? ट्रेडिंग अकाउंट से। इसलिए पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। वहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इसके अलावा बाय रेंट रिसीव्ड, अगर हमें कोई रेंट मिला, बाय कमीशन रिसीव्ड, अगर हमें कोई कमीशन मिला, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हमें कोई डिस्काउंट मिला, बाय बैड डेट रिकवर्ड, अगर किसी बैड डेट से हमें पैसे वापस मिल गए, बैड डेट रिकवर्ड। इसके अलावा बाय गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर हमें कोई फ़ायदा हुआ। अब आपको याद दिलवाता हूँ, डेप्रीसिएशन चैप्टर में जब आप
मशीन बेचते थे, तो मशीन बेचने पर आपको प्रॉफिट या लॉस होता था, उसको आप क्या लिखते थे? या तो आप लिखते थे बाय P&L अकाउंट, लॉस होता था तो, और प्रॉफिट होता था तो लिखते थे टू P&L अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट होता है मशीन बेचने पर वो यहाँ पे आ जाता है। और इसके अलावा बाय अदर इनकम, इसके अलावा और भी कोई इनकम होगी तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, नॉमिनल का रूल याद रखो बस, कि क्रेडिट में सिर्फ इनकम और गेन्स लिखने हैं। तो ये सारी की सारी आपकी इनकम है, ये सारे के सारे आपके फायदे हैं, ये सब पैसे आपको मिल रहे हैं। तो ये क्रेडिट साइड में बस ये रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर डेबिट साइड पर आओ, डेबिट साइड पर सारे नुकसान लिखेंगे, सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे। सबसे ऊपर टू ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस कहाँ से पता चलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस आ रहा होगा तो वहाँ से पता चलेगा। उसके अलावा लिख लो टू बैड डेट, बैड डेट आपका नुकसान होता है। उसके अलावा टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भी आपका नुकसान होता है। उसके अलावा टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने अपनी मशीन बेची तो उस पर जो आपको नुकसान होगा। और इसके अलावा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको ब्लॉक कर लेते हैं। आपको पहले वाले कौन से करवाए थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें कौन से वाले आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स की लिस्ट नीचे लिखवा दूंगा। बाकी इसके अलावा टू अदर एक्सपेंसेस, सारे बचे हुए एक्सपेंसेस आप लिख दोगे, ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल है, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस या नुकसान लिखने, क्रेडिट साइड पर सारा फायदा लिखना है। बस उसके बाद आपको वही सेम काम टोटल करना है। फिर बताओ बैलेंस किस साइड बचेगा? हाँ बताओ किस साइड बचेगा? दोनों साइड कह रहे हैं बच्चे, बैलेंस किसी भी साइड में बच सकता है। अगर आपका डेबिट में बैलेंस बचा तो उसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट। हाँ तभी तो बैलेंस बच रहा है ना, ये टू नेट प्रॉफिट। उसके आगे लिख लो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो बाद में सीखेंगे क्या लिखा है, बट आप लिख लो, इसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट अगर इधर बैलेंस बचा है। और अगर इधर बैलेंस बचा आपका क्रेडिट साइड पर, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस जिधर भी बचेगा तो उधर आपका या तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। पहले बेसिक समझ गए कि कैसे चलना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्रेडिट साइड पर बताओ आप क्या रिकॉर्ड करते हो? सारे इनकम्स एंड गेन। और डेबिट साइड पर क्या रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। ये फंड है। बाकी कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं आपको लिखवा देता हूं, वो आप याद रखना। तो कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। लिख लो, एक पहला लिखो सैलरीज, जो हम अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं उसको सैलरीज बोलते हैं। दूसरा लिख लो, कभी कभी दे रखा होता है सैलरीज एंड वेजेस, नहीं आप गौर करना, आप पहले लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने लिखवाया था वेजेस एंड सैलरीज, तो दोनों में फर्क होता है। अगर पहले वेजेस दे रखा होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन अगर पहले सैलरीज दे रखा होगा तो फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
वो मैं बताता हूँ अभी। अगला लिख लो, कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स। अगला लिख लो, कैरेज ऑन सेल्स, जिसमें मैंने आपको पागल बनाया था उस दिन। कैरेज ऑन सेल्स, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और एक लिख लो, इसमें सारे बच्चे गलती करते हैं, अभी लिखवा रहा हूँ, वैसे फिर आप भी करोगे आगे, मुझे पता है, भूल जाते हैं बच्चे। इस एक्सपेंस का नाम होता है ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस। बताओ बच्चे इसमें क्यों गलती करते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंस देख के? इसके नाम में लिखा है ट्रेडिंग एक्सपेंस, तो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं, और आप भी डालोगे, आप भी ये गलती करोगे। लेकिन ट्रेडिंग एक्सपेंस सिर्फ इसका नाम ट्रेडिंग एक्सपेंस है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये कोई डायरेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं होता, तो ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और इसके अलावा और कुछ आप लिख लो, इसके अलावा लिख लो ऑफिस रेंट, कॉमा ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का रेंट आपने पे करा या ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपने पे करा, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा आखिरी लिख लो प्रिंटिंग, कॉमा स्टेशनरी, कॉमा पोस्टेज एटसेट्रा। तो ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, समझ आ गया पहले कॉन्सेप्ट? तो बस डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखने, क्रेडिट में सारे इनकम लिखने, फिर आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। बाकी बस अब बुक निकालो, फिर बुक से करेंगे सॉल्व। रेंट क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करें। चलो पहले फॉर्मेट बनाओ बिना बातें करें। पहले फॉर्मेट बनाओ बिना बातें करें, मुझे सीट चेंज करने के लिए मत मजबूर करो, चहल पहल करने को नहीं बोला। फटाफट से लिखो क्वेश्चन नंबर 7, उसका फॉर्मेट पहले बनाओ, फिर साथ साथ करवाते हैं। चलो फॉर्मेट बनाओ पहले, फिर मैं बताता हूँ कहाँ पे पढ़ना है, पहले क्या देखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में लास्ट लाइन दे रखी है वो पढ़ेंगे। हाँ, लास्ट लाइन पढ़ोगे सारे बच्चे मेरे साथ साथ। द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑफ सेल्स which amounted to ₹65,000। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट 45% है सेल्स का, और सेल्स उसने आपको बताई है 65,000। तो आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वर्किंग में या रफ में। तो कितना बता रहे हैं बच्चे? 29,250। 29,250। ठीक है, तो ये पहले ग्रॉस प्रॉफिट ये है। अब पीछे से देख के बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो आप लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 29,250। ठीक है, उसके बाद बस हम एक एक आइटम देखते रहेंगे और फिर उस पर डिस्कस करते रहेंगे क्या क्या हमें दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट आइटम से शुरू करते हैं। फर्स्ट आइटम दे रखा है सैलरीज एंड वेजेस।
हाँ, तो आप ये आपके लिए एक एक्सपेंस हो गया, तो आप लिखोगे टू सैलरीज एंड वेजेस 3000। ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको कमीशन पेड। कमीशन पेड ये भी आपके लिए एक्सपेंस हो गया, तो टू कमीशन 200। बहुत ही सिंपल होता है, जो भी एक्सपेंसेस हैं सारे डेबिट में लिख दो बस। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी एक्सपेंस होता है। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ये भी आपका एक एक्सपेंस होता है। आपने इंश्योरेंस के पैसे दिए, ये आपका खर्चा हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ये भी आपका खर्चा है, टू इंटरेस्ट। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, वो तो अभी अभी लिखा ही था, टू कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद जो आप पूछ रहे थे अभी, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग ये भी आपके लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस है, टू एडवर्टाइजिंग। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट किसी को दिया, ये भी आपके लिए खर्चा हो गया, टू डिस्काउंट अलाउड। इससे आसान पूरी पृथ्वी पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद लिखा है रेंट रिसीव्ड। हाँ, वेरी गुड। रेंट रिसीव्ड का मतलब है ये तो आपका फायदा है, तो ये आप बाय वाली साइड, क्रेडिट साइड पर लिख दोगे, बाय रेंट रिसीव्ड। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलता है या हम पे करते हैं? मिलता है, ये भी फायदा है, बिल्कुल सही। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उस 1500 रुपए। उसके बाद लिखा है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स आपके लिए नुकसान है या फायदा? नुकसान हो गया ये आपका, तो डेबिट में लिख दोगे टू बैड डेट्स। और उसके बाद लिखा है ब्रोकरेज पेड, आपने ब्रोकरेज पे करा, तो ये भी आपका एक्सपेंस हो गया, टू ब्रोकरेज 95। पहले समझ आई पोस्टिंग सबको? पहले पोस्टिंग में किसी को डाउट तो नहीं है? एक्सपेंसेस इधर लिखने के, फायदे उधर लिखने, सिंपल। बस फिर आप टोटल कर दो। क्रेडिट का टोटल कितना आएगा? 32,450। 32,450। तो फिर आपका इधर बैलेंस बचेगा, हाँ, तो वो माइनस कर देंगे इसमें से, जो ये टोटल आएगा ना वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो बैलेंस आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो करके देखता हूँ मैं, माइनस डेबिट साइड का टोटल कितना आया? ठीक है, तो वो माइनस कर देते हैं। सही बता रहे हैं बच्चे, 24105।
चलो समझ आ गया, ये बहुत आसान है आपके लिए। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। चलो बातें नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पहले फॉर्मेट बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पहले फॉर्मेट बनाओ आप सारे बच्चे। हाँ चलो बनाया, पहले फॉर्मेट करें शुरू। चलो सबसे पहले फर्स्ट आइटम ग्रॉस प्रॉफिट, तो लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। उसके बाद आपको दे रखा है रेंट, तो रेंट का मतलब होता है, जब वो खाली रेंट लिखता है इसका मतलब होता है आपने रेंट पे करा, ये रेंट रिसीव नहीं है, ये आपने पे करा, तो आपका एक्सपेंस है ये, तो आप लिखोगे टू रेंट 5,000। इसके बाद लिखा है सैलरी, तो सैलरी ये भी आपके लिए एक्सपेंस। उसके बाद फिर दे रखा है कमीशन पेड, आपने कमीशन पे करा, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। टू कमीशन 19,000। फिर उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है आपने लोन पर इंटरेस्ट पे करा, तो ये आपके लिए एक्सपेंस होता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। उसके बाद दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस होता है। $8,000। उसके बाद आपको दे रखा है, क्या दे रखा है पढ़ो, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको, तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर, बाय इंटरेस्ट रिसीव 8,000। उसके बाद दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये भी आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो बाय डिस्काउंट रिसीव। उसके बाद दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस, तो लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। उसके बाद है जी लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस का मतलब है ये आपके कुछ लीगल एक्सपेंस हो गए, तो ये भी आप लिख दोगे टू लीगल चार्जेस 10,000। उसके बाद दे रखा है बैड डेट्स, तो बैड डेट्स भी आपका नुकसान हो गया, तो टू बैड डेट्स
लीगल चार्जेस का मतलब होता है जैसे मान लो हमारी कंपनी ने एक लॉयर हायर करा हमारी कंपनी के लिए केस लड़ने के लिए, तो वो कुछ हमसे पैसे लेगा, तो ऐसे इसको बोलते हैं लीगल चार्जेस, तो ये एक्सपेंस होता है। उसके बाद लिखा है लॉस बाय फायर, तो ये भी आपका नुकसान हो गया, टू लॉस बाय फायर। और उसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ये भी आपका एक्सपेंस है 4000। ठीक है, पहले पोस्टिंग में किसी को डाउट तो नहीं है? पोस्टिंग सबको क्लियर है? पीछे भी बॉयज सबको क्लियर है पोस्टिंग में? चलो बस फिर आपको टोटल करना है। टोटल है 1,34,000। तो बैलेंस को आप लिख दोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 36,000। चलो समझ आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉन्सेप्ट ये वाला समझ आ गया? बोलो हाँ। चलो जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनना जो समझाऊंगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको मेरी बात पे तो भरोसा होता नहीं है, तो आपको लग रहा है कि ये बेकार की चीज़ है, तो बता देता हूँ। ये 12th के एक चैप्टर के मेरे पास फॉर्मूले हैं। ठीक है, हाँ सर। तो देखो 12th के इस फॉर्मूले में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लिखा है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये 12th में आएगा जो सिखा रहा हूँ, तो 11th में भी है, 12th में भी है, तो आपके लिए वैसे भी काम का है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि सर ये तो क्या है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट भी समझना क्या होता है। देखो एक्सपेंसेस का मतलब आपको पता है और इनकम का मतलब भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ तो शायद आप इजीली समझ पाओगे। जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैंने दो तरह से इनकम कमाई, मैं दोनों इनकम्स आपको बताता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करी, वो मेरी पहली इनकम। मैंने क्या करा, कल मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदा था, उसमें आज मेरी लॉटरी लग गई और मुझे वहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम मिली। तो मैंने आपको अपनी दोनों इनकम्स बताई हैं, एक तो जो मैं टीचिंग करके फीस लेता हूँ वो वाली इनकम, और एक मैंने जो कल लॉटरी से पैसे कमाए लॉटरी वाली वो इनकम। ठीक है, तो मेरी दोनों इनकम्स है। अब ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मैंने दूसरे तरीकों से कमाई है। तो अब आप समझते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का क्या मतलब होगा। इसका मतलब मेरे लिए जो मैंने लॉटरी वाली इनकम कमाई है वो मेरे लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन जो बिजनेस करके या जो मैंने टीचिंग करके फीस कमाई है वो मेरे लिए होती है ऑपरेटिंग इनकम। तो इनकम दो तरह की हो सकती है, पहले समझ गए डिफरेंस। इसी तरह एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस भी बताता हूं क्या क्या करे मैंने कल। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने कल स्टेशनरी खरीदी, मैंने नए नए पेन खरीदे थे, तो एक तो ये एक्सपेंस करा मैंने कल। और जब मैं बाहर निकल रहा था तो बाहर एक भिखारी आया मेरे पास, कह रहा भाई साहब कुछ दे दो, तो मैंने उसको चैरिटी में 100 रुपए दे दिए। तो कल मैंने 2 खर्चे करे, एक तो पेन खरीदा और एक मैंने चैरिटी में 100 रुपए दे दिए। तो मुझे बताओ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है, चैरिटी वाले 100 रुपए, क्योंकि वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, वो मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड तो नहीं है। तो ये फर्क समझ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या। चलो तो मैं आपको कुछ लिस्ट लिखवाता हूं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, वो भी आप लिख लो।
और इसी तरह नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो भी आप लिख लो, छोटी सी लिस्ट है, ज़्यादा चक्कर नहीं है। तो लिखो, पहले नॉन ऑपरेटिंग खर्चे आपको बताता हूं कौन कौन से होते हैं। पहला लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। दूसरा लिखो, इंटरेस्ट पेड, जो हम लोन्स पर इंटरेस्ट पे करते हैं वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। अगला लिखो, डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट या डिविडेंड वैसे एक ही बात होती है, 12th में आप डिटेल में समझोगे, अभी के लिए बता देता हूं। जब आप शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स पे जो पे करते हो उसको डिविडेंड बोलते हैं, लेकिन जब आप किसी से लोन लेते हो तो उस पर जो पे करते हो उसको इंटरेस्ट बोलते हो। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों एक तरह की चीजें, बस थोड़ा सा फर्क होता है। अगला लिख लो, डोनेशंस कॉमा चैरिटी। वही मेरा वाला एग्जांपल, चैरिटी, डोनेशन, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपके लिए सफिशिएंट है। अब लिखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इधर उधर की कौन सी इनकम होती है, लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। या इसके अलावा लिखो और कौन सी होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मुझे कहीं से इंटरेस्ट मिल गया तो ये कोई मेरा मेन बिजनेस थोड़ी ना। अगला लिखो, डिविडेंड रिसीव्ड, मुझे कहीं से डिविडेंड मिल गया तो ये मेरी कोई मेन बिजनेस थोड़ी ना। और एक आखिरी लिख लो, रेंट रिसीव्ड, मैंने अपना घर रेंट पर दे रखा है, वहां से मुझे पैसे मिलते हैं रोज हर महीने, तो ये मेरी कोई मेन बिजनेस इनकम नहीं है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है नॉन ऑपरेटिंग इनकम के, और ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के। तो बस इन्हें आपको ध्यान से यहाँ पे पुट करना है। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सीख चुके हो। नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, P&L अकाउंट बना के, जो अभी अभी सीखा। समझ आ गई कहानी? जैसे इंटरेस्ट पेड है, जैसे मेरा बिजनेस कोई फैक्ट्री है, हाँ, मेरा मेन बिजनेस है, वो मैंने लोन उस फैक्ट्री पर ले रखा है, हाँ, उसका मैंने इंटरेस्ट पे किया तो वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग हो। बता दो, हाँ नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पेड सिर्फ उन्हीं के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है जो लोग फाइनेंसिंग का बिजनेस करते हैं, क्योंकि मेरा अगर डेली का काम है कि मैं लोगों से रोज लोन लेता हूँ, रोज उनको इंटरेस्ट पे करता हूँ, तब वो मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, अदरवाइज वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो। चलो अब लिखो सारे बच्चे, एग्जाम्पल 1 लिखो। श्रुति बहुत बातें करती हो तुम, तुम्हें पक्का पक्का मंडे से आगे बैठाऊंगा। लिखो एग्जाम्पल 1, लिखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 लाख। उसके बाद वेजेस इज इक्वल्स टू 10,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स इज इक्वल्स टू 20,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू 8,000। उसके बाद रेंट इज इक्वल्स टू 2,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड इज इक्वल्स टू 4,000। फाइन, दो चीज़ें निकालनी है आपको, नेट प्रॉफिट और दूसरा ऑपरेटिंग
प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले आप करो ध्यान से, फिर चेक करवाता हूँ। लिखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2,50,000, सैलरीज is equals to 20,000, dividend received is equals to 15,000, उसके बाद rent is equals to 17,000, उसके बाद postage is equals to 2,000, bad debts is equals to 12,000, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज इक्वल्स टू 8,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज इक्वल्स टू 8,000। ठीक है, फाइन। वही दो चीजें निकालनी है, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लिखो क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 12% ऑफ सेल्स, परचेजेस इज इक्वल्स टू 4,50,000, wages is equals to 80,000, sales is equals to 7,50,000, find opening stock। तो उसमें हम बैलेंस शीट बनाना भी सीखते हैं और बाकी चीज़ें भी सीखेंगे। पहले आप एक काम करना, फ्रेश पेज पर आना आप सारे बच्चे। सबसे पहले आप 40% ऑफ द पेज, 40% ऑफ द पेज में ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। फोर्टी % पूरा नाप के होना चाहिए, मैं मेजर करूंगा अभी थोड़ी देर में। ये पेज को आपको हाफ नहीं करना, ठीक है, ये मैंने हाफ करा है। आप अपने नॉर्मल पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ पहले। 40% पेज पर बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट। लाओ 10 लाख रुपए दो। चलो, फिर रिमेनिंग 60% पेज पर P&L अकाउंट बनाओ। मतलब ये आपका एक पेज है, ये आपके लिए एक पेज है, आप मत पेज को हाफ करना, ये आपके लिए सिंगल पेज है, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब 40 60 आपके लिए ये एक पेज है। अब पहले तो बच्चों को 40 60 करवाओ। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर, आपका नेक्स्ट पेज होगा वो, नेक्स्ट पेज पर लिखो बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट हमने बहुत पहले बनाई थी, हाँ कम से कम 5-6 साल पहले, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे और अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा करते थे। ठीक है, बनाओ, पहले इतना बनाओ। चलो बना पाते हैं पीछे बच्चों, बस ये 3 पहले चीजें बनाओ और फिर निकालो। पहले तीनों फॉर्मेट बनाओ, अपने अपने पड़ोसियों का चेक करो कि फॉर्मेट बना। अपने पड़ोसी को फिर वही वाला डायलॉग बोलो, अगर उसका नहीं बना तो। चलो अब तो सारे बच्चे फास्ट हो गए। पेज फिर 17.56 पर अब आओ। आओ फटाफट सारे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 साथ साथ करेंगे, ठीक है? आप ध्यान से सुनते रहेंगे। चलो अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, बिना बातें करे। देखो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आप सुनना, उसमें हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, ठीक है? हम हर ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और उसको फिर क्लासिफाई करेंगे। जो हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, जो ट्रेडिंग अकाउंट में चीजें आती हैं पहले वो बनाएंगे। अगर P&L अकाउंट का आइटम आएगा तो उसमें पुट करेंगे। बैलेंस शीट कैसे बनाते थे आप, हमने पहले भी पढ़ा है। जो भी लाइबिलिटीज है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और जो भी एसेट्स होंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो मैं आइटम वाइज हम लोग साथ साथ करेंगे, ठीक है? आप मेरे साथ साथ ही नोट करते रहना, उसी से आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करने का, ठीक है? सबसे पहले दे रखा है कैपिटल। तो बिल्कुल सही, कैपिटल जो होता है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखने का होता है, लेकिन इसका अमाउंट आप अंदर के साइड अभी लिखोगे, बाहर नहीं लिखना है। कैपिटल का अमाउंट अभी अंदर के कॉलम में लिखना है। उसके नीचे दे रखा है ड्राइंग्स। अब ये जो ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको स्टार्टिंग में ड्राइंग्स के बारे में पढ़ाया गया था तब ये बताया था कि ये कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया जाता है। ड्राइंग्स का मतलब होता है जो कैपिटल को कम कर दे, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स हमेशा आप कैपिटल में माइनस करोगे। अच्छा, उसके बाद आपको अगला आइटम दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है? एक्सपेंसेस हैं ये। तो अब आप मुझे सोच के बताओगे जनरल एक्सपेंसेस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं।
तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा टू जनरल एक्सपेंसेस ठीक है, लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, मेरे साथ साथ अभी करते रहो, फिर उसके बाद दोबारा समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम लिखा है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या होता है याद है, हमने पहले भी करे, एसेट, बिल्कुल सही। तो आप एसेट में लिख दो बिल्डिंग 11,000। उसके बाद आपको दे रखा है मशीनरी। मशीनरी बताओ क्या होता है, एसेट होता है। तो मशीनरी भी आप एसेट में लिख दो। ठीक है, बस सिंपल है कहानी इसमें। उसके बाद लिखा है स्टॉक। अच्छा, इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना, क्वेश्चन में दे नहीं रखा लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना ओपनिंग। ये ओपनिंग स्टॉक होता है। तो जब क्वेश्चन आपको स्टॉक देता है खाली, इसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। अब आपको याद है ओपनिंग स्टॉक कहां लिखा करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। तो लिखो सारे बच्चे टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद दे रखा है आपको पावर। पावर क्या होता है, ये एक एक्सपेंस है। तो मैंने आपको वैसे लिखवा रखा है, अगर आपको याद हो, ये कौन सा एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो 2 पावर 2240। ठीक है, तो लिस्ट याद कर लेना आप बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। अगर ये गलत लिखा फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला आइटम है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। ये कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सर ये वाले तो हमें याद करने पड़ेंगे। हाँ जी, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर ये आपने गलत लिखा फिर सब गलत हो जाएगा। तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके बाद अगला लिखा है वेजेस। वेजेस याद है किसी को, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो 2 वेजेस 7200। उसके बाद लिखा है डेटर्स। डेटर्स बताओ क्या होते हैं, एसेट। वेरी गुड, याद है बच्चों को। तो डेटर्स लिखो आप एसेट में 6280। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स याद है क्या होते हैं, लाइबिलिटी। वेरी गुड। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख लो क्रेडिटर्स 2500। उसके बाद लिखा है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब नुकसान हो गया। तो बताओ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो लिखो 2 बैड डेट्स 550। उसके बाद अब राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में दे रखा है, सबसे पहला दे रखा है लोन। लोन बताओ क्या होता है, लाइबिलिटी। बिल्कुल सही। तो लाइबिलिटी में लिख लो लोन 7880। उसके बाद आपको दे रखा है सेल्स। तो सेल्स याद है कहाँ जाता है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्कुल सही।
ये तो पहले सीख चुके। तो बाय सेल्स 65,360। उसके बाद सर क्या दिया है, उसके बाद दिया है परचेजेस। परचेजेस याद है ट्रेडिंग अकाउंट में, 2 परचेजेस 47,000। उसके बाद सर, उसके बाद दिया है मोटर कार। बताओ मोटर कार क्या होता है? एसेट। वेरी गुड। जब इतने होशियार बच्चे सामने बैठे हों तो फिर कहने ही क्या। मोटर कार एसेट। उसके बाद लिखा है रिजर्व फंड और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। तो वैसे रिजर्व फंड के ब्रैकेट में चाहे क्रेडिट लिखा हो चाहे ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजर्व फंड हमेशा लायबिलिटी में ही आता है। तो रिजर्व फंड जो होता है ये हमेशा लायबिलिटी में आता है। जैसे रिजर्व फंड क्या होता है, जो हमारे नेट प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से कुछ पैसे हम अलग से रिजर्व में डाल देते हैं। तो प्रॉफिट जो होता है वो भी कैपिटल का ही भाग होता है, तो वो भी अभी लायबिलिटी में आएगा। तो अगर प्रॉफिट का कोई पोर्शन रिजर्व हमने जो बनाया तो वो भी लायबिलिटी में ही आएगा। तो ये हमारा एसेट नहीं होता, ये लायबिलिटी में आता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइटम लिखा है कमीशन और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। अब कौन बच्चा बताएगा इसका मतलब? हाँ जी, कमीशन पेड जो आप सोच रहे हो वो डेबिट होता है। अगर कमीशन पेड होता तो डेबिट होता, क्योंकि डेबिट का मतलब एक्सपेंस। कमीशन क्रेडिट का मतलब है कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, तो आप लिख लेना वहां पे मार्क करके। कमीशन क्रेडिट का मतलब होता है कमीशन रिसीव्ड। तो ये आपकी इनकम है, ये आपका फायदा है। ठीक है सर। अब बताओ ये P&L अकाउंट में कौन सी साइड आएगा? फायदा है क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड पर सारे फायदे लिखे जाते हैं। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना बाय कमीशन। ठीक है, इस पॉइंट पे स्टार लगा देता हूं, इस पे स्टार लगा देता हूं। ध्यान रखना क्रेडिट का मतलब होता है रिसीव्ड, तो ये कमीशन रिसीव्ड था। और अगर आपको ये भी दिक्कत हो रही है तो और सिंपल कर देता हूं आपके लिए। क्रेडिट लिखा था ना, तो बस क्रेडिट साइड पर लिख दो। हाँ सर, ये वाला रट लेंगे हम। और अगर डेबिट लिखा होता तो डेबिट साइड पे लिख दोगे बस। हाँ सर, ये सिंपल हो गया। चलो, उसके बाद कार एक्सपेंसेस, गाड़ी के खर्चे हो गए। तो बताओ कहाँ लिखोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। टू कार एक्सपेंसेस 1800। उसके बाद सर, उसके बाद दे रखा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी। वेरी गुड, याद है आपको। तो लिख लो बिल्स पेबल 3850। उसके बाद कैश एसेट। वेरी गुड, बच्चों को तो बहुत अच्छी अच्छी बातें याद हैं सारी। कैश एसेट होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। अरे वाह भाई वाह, ये सब बातें आपने कहाँ से सीखी थी? नहीं, मैं तो आज ही सिखा रहा हूँ, इससे पहले ये सब आपने पहले पढ़ रखा है ये सब? अच्छा, स्कूल भी जाते हो? चलो अच्छी बात है, मेरा तो काम आसान हो गया, आपको पहले से ही पता है। उसके बाद आखिरी आइटम दे रखा है चैरिटी। अच्छा, चैरिटी में आपने 105 रुपए दे दिए। कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। चलो तो लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या
बोल रहे हैं आप? ऊपर क्यों लिखा? ऐसी नीचे जगह कम बच रही थी इसलिए ऊपर लिख दिया। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, जहां आपको जगह मिले वहां लिख दें। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या होता है वो मैंने उस दिन बताया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होते हैं, और इनडायरेक्ट होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते, उसके बाद वाले होते हैं। ये फर्क। चलो मेन पॉइंट आ रहा है, ध्यान से पढ़ना। पहले सारे बच्चे नीचे देखो, एक नीचे लास्ट लाइन लिखी है, स्टॉक ऑन 31 मार्च। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। 31 मार्च का स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए दे रखे हैं आपको? 23,500। अच्छा ध्यान रखना, इसीलिए स्पेशल फोकस कर रहा हूं। जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 23,500, ये दो जगह रिकॉर्ड होता है। सर दो जगह रिकॉर्ड होता है? हाँ जी, बाकी सारे आइटम तो एक ही जगह रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन ये दो जगह रिकॉर्ड होता है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। हाँ वो मैं नहीं, ओपनिंग स्टॉक जो होता है ना वो हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता है, और एक क्लोजिंग स्टॉक जो उसने नीचे अलग से लाइन दे रखी है, ये एक तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो हम आगे भी सीखेंगे, जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना वो हमेशा दो साइड पे रिकॉर्ड होती है। इसीलिए तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमारा दोनों साइड पर रिकॉर्ड होगा। 23,500, 23,500। चलो पहले ये देखो, इसमें और कोई आइटम बचा अभी हमारा क्वेश्चन के हिसाब से? और कोई आइटम नहीं बचा, सारे आइटम पोस्ट कर लिए ना। तो आपको सबसे पहले अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना होता है, और फिर इसका आंसर हमें निकालना होता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो मैं करता हूं आपके लिए सॉल्व। आप डेबिट का टोटल करो, मैं क्रेडिट का करता हूं। मेरे क्रेडिट का टोटल तो आ गया 88,860, और आपका डेबिट का बताओ कितना आया? डेबिट का टोटल बताएं बच्चे। $72,640। जब मैंने 72,640 माइनस करा तो मेरा बैलेंस बच रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 16,220। ठीक है, समझ आ गया? ये तो हमने पहले ही सीख रखा है। चलो इसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? P&L अकाउंट में। चलो तो ट्रांसफर करते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 16,220। अब मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा, आप डेबिट साइड का करो। आप क्रेडिट साइड का मतलब आप डेबिट साइड का करो, मैं क्रेडिट साइड का करता हूँ। क्रेडिट का आ रहा है 17,540। अब डेबिट का करके मुझे बताओ आप बच्चे। 6270। तो जब मैंने 6270 माइनस करा तो मेरा बैलेंस बच रहा है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस बच रहा है? 11,270। ठीक है, यहां तक हमने ऑलरेडी सीख लिया था। ठीक है, ये बैलेंस बच रहा है 11,270। चलो अब यहां से आपको नई चीज सिखानी थी आज। हाँ सर बताओ।
तो इसकी अंग्रेजी पढ़ो, इसमें लिखा है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ लिखा है? कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये 11270 यहाँ कैपिटल में ऐड कर देना है। तो कैपिटल में आप ऐड कर दो नेट प्रॉफिट 11270 और फिर कैपिटल का फाइनल बैलेंस हम बाहर लिखेंगे। सर कितना आ रहा है आप बताओ? 33,770। ये समझ आ गया कैपिटल पहले? बस अब महिलाएं करें लाइबिलिटीज का टोटल और पुरुष करें एसेट्स का टोटल। फिर देखते हैं क्या आता है, मैं भी करके देखता हूँ एक बार। पुरुषों का तो आंसर आ रहा है 52,200। महिलाएं भी करें। महिलाओं के कॉलम का टोटल भी करें। कितना आ रहा है महिलाओं के कॉलम का टोटल? 52,200। बस बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ये पूरा देखो, प्रोसेस समझो, मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? पहले समझ गए बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? ये वाली नई चीज समझ गए बैलेंस शीट कैसे बनाने का और कैसे तीनों चीजें बनाते हैं? चलो फिर इसके बाद वापस अगले पेज पर आओ, फिर से वही फॉर्मेट्स बनाओ दोबारा एक और।